नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत हम क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में यह लेक्चर भारतीय संविधान के प्रमुख भागों एवं उनकी प्रमुख अनुसूचियों के बारे में केंद्रित है। इसमें इस विषय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर से संबंधित अन्य तथ्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो हमने भारतीय संविधान के इंडियन पॉलिटी सीरीज वाला जो हम लोगों ने चैप्टर किया था उसमें इस बारे में चर्चा की थी कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। तो भारतीय संविधान, यह पहले प्रश्न का उत्तर होगा 22, यानी पहले का डी। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। अनुच्छेद 368 इस बारे में प्रावधान करता है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुसार होगा। यह किस भाग में है? तो यह है भाग 20 में। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, यानी भाग 20। तीसरा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान बाद में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन, यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। और इसके द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्रमशः पंचायती राज और नगरीय स्वशासन को जोड़ा गया है। और उसी के बाद से 2 नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं, 11वीं और 12वीं। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? वह भाग 9 में है। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है और भाग 9 का में नगर पालिका और नगरीय स्वशासन का उल्लेख है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंधों के प्रावधान दिए गए हैं? विशेष उपबंध वो हैं जो कुछ राज्यों को विशेष दर्जा या विशेष शक्तियां जो प्रदान की गई हैं। अभी तो जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा हटने की स्थिति में यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो गया है। अभी आपको यह लग रहा होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा हटने के बाद से अन्य कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं पूर्वोत्तर के राज्यों को कुछ विशेष दर्जे, यहाँ तक कि अन्य राज्यों को भी विशेष दर्जा दिया गया है। तो इस बारे में जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 371 ABC ऐसे करके प्रावधान दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में यह बताना है कि वह किस भाग में दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से संबंधित है। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो हमने यह प्रश्न पहले ही किया हुआ है। यह है भाग 9। भाग 9 में पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है। 6वें प्रश्न पर चलते हैं। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9A है, जिसे 9 का भी कहते हैं। तो 9 का भाग में यह नगर पालिकाओं नगरीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 7वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनका कि राज्य के द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है भाग 3। भाग 3 में नहीं है क्योंकि इसमें मूल अधिकार दिए हुए हैं। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। बी ऑप्शन है चतुर्थ भाग में। तो इसका सही उत्तर होगा चौथे भाग में। संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों को का प्रावधान किया गया है। 7वें का सही उत्तर बी होगा। 8वां है, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि संघ के अंतर्गत कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है और उनका क्षेत्र क्या क्या है। तो यह 8वें प्रश्न का उत्तर होगा ए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार जो दिए गए हैं वह भाग 3 में दिए गए हैं। इनमें से 6 मुख्य मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है जो व्यक्तियों को प्राप्त हैं। तो 9वें प्रश्न का उत्तर होगा भाग 3 जो मूल अधिकारों के बारे में दिया गया है।
10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य प्रारंभ में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है और यह भाग 4 का में दिए गए हैं। मूल कर्तव्यों का प्रावधान 4 का में 51 का जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का, इसे भाग 4A भी पढ़ सकते हैं जो कि इसका अंग्रेजी वर्जन होगा। 11वां प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में है। इसमें उन बातों का उल्लेख किया गया है जिन पर राज्य भविष्य में नीति निर्माण करेगा, कानून बनाएगा। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 12वां प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग जो भारत के संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है उसमें राष्ट्रपति और इससे संबंधित जो भी प्रमुख प्रावधान है वह दिए गए हैं। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले भाग 2 है। भाग 2 में तो नागरिकता का प्रावधान है। भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित बातें हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 5 में राष्ट्रपति एवं संघ की कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो 12वें प्रश्न का उत्तर होगा भाग 5। 13वें प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो यह भाग 2 है। भाग 2 में नागरिकता के प्रावधानों के बारे में बताया गया है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, नागरिकता कैसे छीनी जाएगी। इसके अलावा भारत में नागरिकता संबंधित अधिनियम हैं, उनका भी नागरिकता से महत्वपूर्ण संबंध है और उन्हें भी नागरिकता संबंधी कोई भी निर्णय लिए जाने पर उनका भी उपयोग किया जाता है। 14वें प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं। एक तरफ भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को बताया गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में, उनसे संबंधित जो प्रावधान हैं उनके बारे में दिया गया है। तो एक तरफ से देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 9। भाग 9 का संबंध किससे है? हमने इस पर पहले भी चर्चा की है कि भाग 9 का संबंध पंचायतों से, पंचायती राज से संबंधित है यह। और भाग इसके बाद से बी है भारतीय संविधान का भाग 8। भाग 8 का संबंध किससे है? इसका संबंध है संघ के क्षेत्र से, यानी भाग तीसरा है भारतीय संविधान के भाग 4A, यानी 4 का भी इसे कहते हैं। यह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग 9A यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाएँ और नगर पंचायत ये दोनों बाद में जोड़े गए हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके अलावा मूल कर्तव्यों को भी बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरह से हमने दोनों सूचियों को मिला दिया है, चारों ऑप्शन इसके। अब आप देख सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख भागों के बारे में प्रश्न अभी तक जो पूछे गए हैं उन पर हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है, अनुसूचियों के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और किस अनुसूची में कौन सा प्रावधान दिया हुआ है। तो यहाँ पर अनुसूचियों से संबंधित पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें 12 अनुसूचियों में यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें अलग अलग बातें बताई गई हैं। हम एक एक करके उन अनुसूचियों के बारे में चर्चा करते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो प्रारंभ में 12 अनुसूचियां नहीं थीं, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। प्रारंभ में केवल 8 अनुसूचियां थीं। यह प्रश्न आपको घुमा फिरा कर कई तरह से पूछा जाएगा। जैसे कि तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा में अंतिम रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो यह भी 8 ही थीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो यह भी 8 ही थी। तो ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। 5वें प्रश्न पर चलते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? अब पहले हम 9वीं अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। 9वीं अनुसूची का संबंध है ऐसे अधिनियमों के बारे में जिन अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है
उन अधिनियमों पर कोई भी संशोधन या कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उन अधिनियमों पर को उसी तरह लागू कर दिया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इस तरह के अधिनियमों को इस अनुसूची में क्यों डाला जाता है। विशेष करके ये भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम थे जो कि 9वीं अनुसूची में इन्हें रखा गया, और इस प्रावधान के बाद जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित वाद थे उनके आधार पर उन अधिनियमों को स्थगित न किया जाए, उन अधिनियमों में परिवर्तन न किया जाए, इसके लिए उन्हें 9वीं अनुसूची में डाला गया था। जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को छीनना कानूनी रूप से अवैध है, किंतु अब संपत्ति का अधिकार तो नहीं रहा, लेकिन उस समय जब ये बनाया गया था तब की बारे में हम बता रहे हैं। किंतु भूमि सुधार जब कानून लागू हुआ तो जमींदारों से जो उनकी संपत्ति, उनकी अधिक संपत्ति थी, वो भूमिहीनों में बांट दी गई। तो ऐसे भूमि सुधार कार्यक्रम या सीलिंग कानून जो लागू किए गए, तो इन कानूनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। इस तरह के कानून जो 9वीं अनुसूची में लागू हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, उन पर कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं होता है। तो 5वां प्रश्न 9वीं अनुसूची के बारे में है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? यह पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 6वां प्रश्न है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। तो अभी तक हमने 2 अनुसूचियों के बारे में चर्चा की है, 9वीं और 10वीं। ये दोनों बाद में जोड़ी गई। 9वीं को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 10वीं को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कि दल बदल की चर्चा है। अर्थात कोई व्यक्ति जिस दल से चुनाव लड़ता है, अगर उस दल के विरुद्ध जाता है, चुनाव मतदान करता है संसद में या सदन में, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इस संबंध में 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 52वां संविधान संशोधन लाया गया। 7वां प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यह भी नई अनुसूची थी जिसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यह 11वीं अनुसूची थी जो पंचायती राज से संबंधित है। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगरपालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। 9वां प्रश्न है संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र, और दूसरी अनुसूची में दिया गया है जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनका वेतन। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कई बार आपको पूछा जाएगा। पहली अनुसूची का संबंध भारत और उसके राज्य क्षेत्रों से है और दूसरी अनुसूची का संबंध इसके पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। 9वें प्रश्न का उत्तर होगा डी, पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित। 10वां प्रश्न है संघ में शामिल राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 10वें प्रश्न का उत्तर होगा पहली अनुसूची यानी प्रथम अनुसूची। इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस संविधान में, किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये जो प्रावधान वेतन के संबंध में है, इतने लोगों के वेतन के संबंध में प्रावधान, वह दूसरी अनुसूची में दी गई है। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य का क्षेत्र है और दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में प्रावधान किया गया है। 11वें प्रश्न के बाद 12वें प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न इस बारे में है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची का संबंध यहाँ पर हम बता दें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से नहीं है, आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शपथ एवं प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध है शपथ एवं प्रतिज्ञान से। इसमें जो संसद के सदस्य हैं, विधायिकाओं के सदस्य हैं, मंत्री हैं इत्यादि के शपथ से संबंधित जो शपथ का प्रारूप है वह तीसरी अनुसूची में दिया गया है। 13वें प्रश्न पर चलते हैं। किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की व्यवस्था
की गई है। तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की व्यवस्था चौथी अनुसूची में की गई है। चौथी अनुसूची में यह बताया गया है कि किस राज्य का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा। 14वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। अब यहाँ पर अनुच्छेद और अनुसूची दोनों दिया गया है, यह सीधे अनुसूची से संबंधित है। यहाँ पर दो अनुसूचियाँ हैं, 8वीं और 6वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का संबंध राजभाषाओं से है और 6वीं अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा 6वीं अनुसूची 14 का सी। 15वां प्रश्न है, 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो यह है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में 22 राजभाषाएं नहीं थीं, प्रारंभ में इनकी संख्या कम थी। समय समय पर संशोधन के पश्चात वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई है। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। वही प्रश्न है, 8वीं अनुसूची का संबंध राजभाषाओं के साथ है। 16वें प्रश्न का उत्तर होगा भाषाओं के साथ। 17वां प्रश्न है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में शामिल कर लेने पर उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो हमने इस पर पहले चर्चा की है, यह 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में अगर किसी अधिनियम को शामिल कर लिया जाए तो न्यायालय उस पर चर्चा नहीं करेगा, न्यायालय उस पर न्याय या वाद स्थापित नहीं करेगा। यह 17वें प्रश्न का उत्तर होगा 9वीं अनुसूची। 18वां प्रश्न है, आरक्षण विधेयक, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सामान्यतः राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु तमिलनाडु में यह प्रतिशत ज़्यादा है और इस कारण से इसके आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिससे इस पर न्यायालय किसी तरह का परिवर्तन न कर सके। 18वें प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है 19वां। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा। वैसे ये हाल ही में नहीं हुआ है, 2014 में हुआ है। हाल ही में जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ बदलाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है और ऐसे में भी वही परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि अगर इस तरह का परिवर्तन हो तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। इसका सही उत्तर होगा अनुसूची 1। अगर अनुसूची 1 में परिवर्तन करने के बाद ही संघ और उसके किसी क्षेत्र में नए राज्यों को जोड़ा जा सकता है या पुराने राज्यों को घटाया जा सकता है। 20वां प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची पर हैं। तो यह 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में दिया गया है कि जो व्यक्ति दल बदल के माध्यम से संसद के में दल बदल का व्यवहार करेगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से 21वें प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। संविधान की 6ठी अनुसूची 22वां प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के विशेष क्षेत्रों के बारे में है, जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में है। तो यहाँ पर असम, मेघालय और त्रिपुरा यह तीनों तो है, लेकिन मणिपुर नहीं है। तो 22वें प्रश्न का उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर के बारे में 6वीं अनुसूची कोई प्रावधान नहीं करती। 23वां प्रश्न है, दो यहाँ पर सूचियाँ हैं, दोनों को मिलान करना है। अनुसूची और उससे संबंधित विषय के बारे में है। तो आइए देखते हैं चौथी अनुसूची किस बारे में है, 6वीं अनुसूची किस बारे में है, 8वीं और 9वीं अनुसूची किस बारे में है। चौथी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों से, यानी चौथी अनुसूची का ऑप्शन होगा राज्यसभा। उसके बाद 6वीं अनुसूची है। 6वीं अनुसूची का संबंध है जनजातीय क्षेत्रों से। यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के बारे में जो जनजातीय क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है उसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। 8वीं अनुसूची का संबंध राजभाषा से है। राजभाषा जो 22 राजभाषाएं हैं उनसे संबंधित है 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से, अर्थात भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए गए हैं, जिससे न्यायालय उन पर किसी तरह का परिवर्तन न कर सके। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
यहाँ पर भी 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इन्हें मिलान करना है इनका। 8वीं अनुसूची का संबंध पहले ही हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय राजभाषाओं यानी 22 राजभाषाओं से है। 9वीं अनुसूची कुछ विशेष अधिनियम के बारे में है जो कि न्यायालय की पहुंच से दूर रखे गए हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल विधेयक से है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 25वां प्रश्न है। यहाँ पर भी 2 सूचियाँ दी हुई हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो ध्यान रखिएगा कि जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित 2 प्रावधान हैं अनुसूचियों में, 5वीं और 6वीं। 5वीं में नाम नहीं दिया गया है, 6वीं अनुसूची में नाम दिया गया है राज्यों का, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का। तो यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का संबंध 6वीं अनुसूची से है। अखिल भारतीय सेवाएं वैसे तो अनुसूची में नहीं दी गई है, लेकिन इसका संबंध कैसे है हम बता रहे हैं। जो प्रमुख अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात कही गई है और उसमें 3 प्रमुख सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिनमें से कि अखिल भारतीय सेवाएं उन्हीं में से एक में आती है। तो इस तरह से अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध 7वीं अनुसूची से है। तीसरा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध 2री अनुसूची से है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन के बारे में 2री अनुसूची में प्रावधान दिया गया है। चौथा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में है। ध्यान रखिएगा 5वीं और 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जनजातीय समुदाय के विशेष प्रावधानों से संबंधित है, तो यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद से 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न है भारतीय संविधान। यहाँ पर भी 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इन्हें मिलाना है। बहुत ही साधारण, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बहुत आसानी से ये हो जाएगा। 8वीं अनुसूची का संबंध है राजभाषाओं से। 2री अनुसूची का संबंध है प्रमुख जो लोगों के शपथ का प्रारूप यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 2री अनुसूची का संबंध वेतन से है, ध्यान रखिएगा। 2री अनुसूची का संबंध वेतन से है। 4थी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से और 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। यहाँ पर यह गड़बड़ी हो गई है, 2री अनुसूची का संबंध वेतन से है, ऑप्शन देने में थोड़ी गलती हो गई है। भारतीय संविधान की 11वीं सूची का संबंध किससे है? 11वीं सूची का संबंध पंचायती राज से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं। इसमें संघ और राज्यों की शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्दिष्ट है, तो ऐसा नहीं है। संघ और राज्यों की जो शक्तियों का वितरण है वह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। बी ऑप्शन है, इसमें संविधान की सूचित भाषाएं दी गई है, तो यह 8वीं अनुसूची में दिया गया है, यह भी गलत है, 2 गलत हो गए। सी है, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, तो यह जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध 5वीं और 6वीं अनुसूची है। और डी है यहाँ पर इस राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, तो यही सही ऑप्शन होगा 28वें का डी, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 29वां प्रश्न है, यहाँ पर भी 2 सूचियों को मिलान करना है, प्रशासनिक उपबंध और उनसे संबंधित सूची। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो यह पहली अनुसूची में, हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं इस पर। दूसरा है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, यह 2री अनुसूची में है। विभिन्न पदों के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ, यह 3री अनुसूची में। ध्यान रखिएगा कि पद और गोपनीयता की शपथ ज़्यादातर उन पदाधिकारियों को दिलाई जाती है जैसे मंत्री होते हैं, संसद के सदस्य जो कि मंत्री बनते हैं, और विधान सभाओं के सदस्य, विधान मंडल के सदस्य जो कि राज्यों के मंत्री बनते हैं, तो इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। डी है, संविधान में राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, यह 4थी अनुसूची में है, तो सीधे सीधे चारों हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30वां प्रश्न है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है?
तो पहली अनुसूची है जो कि राज्य के नामों को बताती है और उनके क्षेत्रों के बारे में चर्चा करती है। 31वां प्रश्न है, 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, यानी 9वीं अनुसूची कब लागू की गई, कब बनाई गई? 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो किस अनुसूची में उसे संशोधन करना पड़ेगा? तो पहली अनुसूची ऐसी है जिसे कि नया राज्य अगर जोड़ना हो या पुराने राज्य को हटाना हो, ऐसी स्थिति में पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची को कौन सा कथन वर्णित करता है, इसमें कौन सी बातें हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण, यह तो है नहीं। यह राज्यों के परिषद के सीटों का बंटवारा करता है। चौथा का बी ऑप्शन सही होगा कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को कितनी सीटें प्राप्त है, इसका बंटवारा किया गया है। 34वां प्रश्न पर चलते हैं। 34वां प्रश्न पर भी दो सूचियों को मिलान करना है। पहला है केंद्र व राज्यों की मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, तो केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में दिया गया है। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया गया है। भूमि सुधार से संबंधित जो अधिनियम है वो 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं जिससे कि न्यायालय उन पर नियंत्रण न कर सके। और 10वां है दल बदल विरोध नियम, यह 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 35वें प्रश्न पर चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में निम्नलिखित विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के विशेष उपबंध दिए गए हैं? तो यहाँ पर यह प्रश्न कर रहा है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित उपबंध किसमें है? तो वह 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची में यह इस बारे में प्रावधान किया गया है। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो पहले 8 अनुसूचियां थीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा ए, यानी 8वीं अनुसूची इनमें से नई जोड़ी गई नहीं है, वह प्रारंभ से ही संविधान में है। 37वां प्रश्न है, यहाँ पर शपथ के बारे में दिया गया है और वह शपथ किस व्यक्ति को दिलाई जाती है? दोनों सूचियों को मिलान करना है। भारत के राष्ट्रपति को किस बात की शपथ दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति को संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के जज को क्या शपथ दिलाई जाती है? उसे संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखने का, यानी कानून के अनुसार न्याय करने की शपथ दिलाई जाती है। संसद के सदस्यों को क्या शपथ दिलाई जाती है? उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करेंगे। और संघ के मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, अर्थात वह संसदीय जो अपने मंत्रिमंडलीय निर्णय है उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रकट नहीं करेंगे जब तक कि उसका प्रकाशन औपचारिक रूप से न हो जाए। तो इस तरह से 4 प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ के बारे में हमने जोड़ी का मिलान कर लिया है। 37वें प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है कि कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंधित है? तो संविधान के अंतर्गत 10वीं अनुसूची है जिसे कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसका संबंध दल बदल विधेयक से है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और उस पार्टी के विरुद्ध मतदान करता है या किसी अन्य पार्टी में शामिल होकर के पद धारण करता है तो उसकी संसद की या विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो 38वें का सही उत्तर होगा 10वीं अनुसूची, यानी दल बदल का संबंध 10वीं अनुसूची से है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने संविधान के प्रमुख भागों एवं संविधान की प्रमुख अनुसूचियों पर पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा की। इन प्रश्नों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा की जो अभी तक परीक्षाओं में नहीं भी पूछे गए हैं, तो भविष्य में पूछे जा सकते हैं और जिज्ञासाओं के लिए भी उपयोगी हैं। इस संबंध में अगर आपको कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महादेव।